क्लास वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 10th में प्रीवियस लेक्चर में आइसोमेरिज्म की बात चल रही थी, जिसमें थोड़ा सा आपको क्विक रिकैप करा दे रहे हैं। आइसोमेरिज्म के अंतर्गत, समवायता के अंतर्गत आपको बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र एक ही हो परंतु उनके संरचनात्मक तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हों। मतलब क्या बताया गया कि उनके जो आणविक सूत्र हैं वो एक समान हो या एक ही हो, परंतु उनका जो संरचनात्मक सूत्र है और जो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो अलग अलग हों। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको समावयवी यौगिक तथा इस प्रकार की जो घटना होती है इसको जो है बेटा हम लोग समावयता के नाम से जानते हैं, या इसे जो है हम समावयता कहते हैं। आगे जो है आपको बताया गया था कि समावयता जो है दो प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया था संरचनात्मक समावयता, और दूसरा जो टाइप बताया गया था वो था त्रिविम समावयता। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के बारे में आपको प्रीवियस जो है लेक्चर में आपको बताया गया था, फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि ऑक्सीकरण और चयन क्या होता है। तो जो है टॉपिक है तो इसको छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। तो ऑक्सीकरण के अंतर्गत आप क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन की ग्रहण करने तथा हाइड्रोजन के त्यागने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर वन लाइन में आपको बताना है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन को त्यागने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब आगे बताएंगे कि इसके लिए जो है क्षारीय माध्यम में, इसके लिए क्या बताएंगे कि जो क्षारीय माध्यम में क्या होगा बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ऊष्मा का प्रयोग होता है। और जो अम्लीय माध्यम होता है बेटा, तो अम्लीय माध्यम में जो है K2Cr2O7, ये क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है। तो K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा का प्रयोग होता है। क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। आगे बताएंगे इसके लिए क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMnO4 प्लस ऊष्मा का प्रयोग होता है, और अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा ऊष्मा का प्रयोग होता है। अब जो है आपको जो है एक रिएक्शन लेकर के आपको समझा रहे हैं इस तरीके से। इसमें जो है अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऊष्मा का प्रयोग, और क्षारीय माध्यम में KMnO4 प्लस ऊष्मा का प्रयोग होता है। तो अब देखेंगे रिएक्शन देखेंगे CH3CH2OH, ये क्या लिखा हुआ है, CH3CH2OH, ये क्या है बेटा, ये है एथेनॉल। तो जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में आपको देखना है। तो लिखेंगे ऊपर, अगर जब क्षारीय माध्यम के लिए होगा तो क्या लिखेंगे, क्षारीय माध्यम ऊपर डायरेक्ट आप लिख देंगे KMnO4 प्लस ऊष्मा, और जब क्षारीय माध्यम अम्लीय माध्यम होगा तो क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इससे क्या बनेगा, CH3COOH, क्या बनेगा, CH3COOH। ये क्या है, एथिनोइक अम्ल। ये क्या है बेटा, एथिनोइक अम्ल। तो अगर आपसे ऐसे कहा जाए कि कैसे प्राप्त करेंगे एथेनॉल से एथिनोइक अम्ल, किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे, तो जो है इस रिएक्शन को आप लिख देंगे, जो है एथेनॉल ये लिखा हुआ है CH3CH2OH। इसकी जो है जब हम क्या कराएंगे, अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा के साथ, या क्षारीय माध्यम में जो है KMnO4 प्लस ऊष्मा के साथ में जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH अर्थात एथिनोइक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीकरण क्रिया की, ऑक्सीकरण क्या होता है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया।
योगात्मक अभिक्रिया में क्या बताएंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बताएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको प्रीवियस लेक्चर में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के को जो है आपको पढ़ाया गया था, तो इसके अंतर्गत आप क्या बताएंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्या बताएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक, निकिल उत्प्रेरक सिंबल क्या होता है, Ni। तो क्या बताएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़कर जो है क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बताएंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ करके क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार फिर से जो है समझ लेंगे क्या बताया गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो असंतृप्त जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, हाइड्रोजन से जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक, या जो है इसका जो दूसरा नाम होता है उसको जो है कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो यहाँ लिख देंगे संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। तो बात क्लियर हो गई होगी कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। क्या बताएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब जो है आगे बताएंगे, एग्जाम्पल में इसके क्या बता देंगे कि एथिलीन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एथेन बनाता है। क्या बताएंगे, एथिलीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, जो एथिलीन है ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके एथेन बनाता है। तो एथिलीन का फॉर्मूला लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखिएगा ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरा हुआ है, अर्थात कार्बन की संख्या 4 होती है, अर्थात कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। दो आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, 2 बांड लगे हुए 4 हो गए। इसके लिए जब बात करेंगे तो इसमें भी आपको 2 दिखाई पड़ रहे हैं, 2 बांड लगे हुए हैं। तो यही बताया गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो ये क्या है, एथिलीन जो है ये क्या है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो डेफिनेशन में आपको यही बताया गया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ करके। तो हाइड्रोजन से जुड़ करके का मतलब क्या हुआ, H2, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन से जुड़ गए। यही बताया गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन हो गया। ये क्या करता है, हाइड्रोजन से जुड़ करके, ये हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में। तो यहाँ देख देंगे इन द बाय द प्रेजेंस ऑफ निकिल। ठीक है, ये क्या हो गया, ये निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। तो क्या बनाता है, एथेन बनाता है। क्या बनाता है, एथेन बनाता है, अर्थात CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ये क्या हो गया, एथेन हो गया, और ये क्या था, एथिलीन है। तो यही बताया गया आपको कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एथेन बनाते हैं। इसके लिए आप बात करेंगे तो जो है 3 हाइड्रोजन परमाणु आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक ही बांड लगा हुआ है, 4 हाइड्रोजन हो गए। जब इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 आपको दिखाई पड़ रहे हैं और एक ही बांड लगा हुआ है, इससे जो है कार्बन की संख्याएं 4 हो गई, अर्थात कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो आपसे या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। तो आप बताएंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। उदाहरण में आप क्या बता देंगे कि एथिलीन जो है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो क्या बनाता है, एथेन बनाता है, अर्थात जो एथेन है ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जो एथिलीन है ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या योगात्मक या संकलन अभिक्रिया क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिलीन से एथेन या एथेन से एथिलीन, या योगात्मक या संकलन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो ये तो बात हो गई संकलन या योगात्मक अभिक्रिया की। अब आगे बढ़ते हैं
अगला टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगला जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आप क्या बताएंगे कि वे हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या बताएंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु, क्या बताएंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षटकोण में स्थित होते हैं। क्या बताएंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षटकोण में स्थित होते हैं। बात क्लियर हो गई होगी कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षटकोण में स्थित होते हैं तथा वलय में 1 या 2 बंध एकांतर क्रम में लगते हैं। क्या बताएंगे, तथा वलय में जब स्थित होते हैं 6 कार्बन परमाणु तो उसमें क्या होते हैं, 1 या जो 2 बंध हैं वो एकांतर क्रम में लगते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या इस प्रकार के यौगिक जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षटकोण में स्थित होते हैं। आगे बताएंगे तथा वलय में 1 या 2 बंध जो है एकांतर क्रम में लगे होते हैं। इसे जो हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में बता देंगे बेंजीन, जैसे एग्जाम्पल में इसके क्या बताएंगे, जैसे लिखा हुआ है बेंजीन। बेंजीन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6, C6H6। तो आपको बताया गया कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षटकोण में स्थित होते हैं तथा 1 या 2 बंध एकांतर क्रम में लगे होते हैं। तो जो क्या बताया गया कि 6 कार्बन परमाणु किस रूप में स्थित होते हैं, वलय के रूप में। वलय का मतलब क्या हुआ बेटा, एक रिंग के रूप में, इस तरीके से एक रिंग के रूप में स्थित होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है जब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, जो 6 कार्बन परमाणु हैं इनको वलय के रूप में षटकोण में इनको व्यवस्थित करेंगे। जैसे ये कार्बन है, संरचना को अच्छे से देखेंगे, ये कार्बन है तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। ये कार्बन हो गया, 6 कार्बन परमाणु है, काउंट कर लेंगे कार्बन कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यही बताया गया कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षटकोण, ये क्या बन गया बेटा, ये षटकोण बन गया है ना। ये क्या है, इस तरीके की आकृति जो है क्या कहलाती है, षटकोण कहलाती है। ये देख रहे हैं, ये इसी तरीके की आकृति बनी हुई है। तो यही बताया गया कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु षटकोण के रूप में वलय के रूप में स्थित होते हैं तथा इसमें 1 या 2 बंध जो हैं क्या होते हैं, एकांतर क्रम में लगे होते हैं। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला है क्या है, C6H6। मतलब क्या है कि कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 6 एटम है। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के 6 एटम, हाइड्रोजन को भी दिखाना है। तो ये कार्बन हो गया, आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को दिखाएंगे। क्या यहाँ से ये हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, 2 हो गए, ये 3 हाइड्रोजन हो गए, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, ये 5 हो गए और ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम देखेंगे, ये तो इसकी जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो इसमें स्ट्रक्चर बना दिया C6H6 का। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन परमाणु है या नहीं है। तो इसके लिए जब बात करेंगे तो इसमें देखेंगे ये कार्बन परमाणु है, 2 तो ये बांड आपको दिखाए, ये 2 बांड हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गया और एक ये हाइड्रोजन हो गया। कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, 3 हाइड्रोजन हो गए। और कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो डिफिनेशन में आपको बताया गया था कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षटकोण में स्थित होते हैं तथा इसमें 1 या 2 बंध एकांतर क्रम में लगे होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन के पास 3 जो है, कार्बन के पास में क्या है, 3 हाइड्रोजन परमाणु है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया।
तो आप काउंट करेंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु ये हो गया, दो ये हो गए, तीन हो गए और एक ये चार हो गए। इसके लिए जब बात करेंगे इस कार्बन परमाणु के लिए तो एक, दो और दो ये हो गए, चार हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन के लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, तीन हो गए। तो अर्थात हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा देंगे। जब हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो अब क्या हुआ, एकांतर क्रम का मतलब क्या हुआ, एक ने लगाया डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ दिया, फिर आगे फिर हम लगा देंगे। इस क्रम को क्या बोलते हैं, एकांतर क्रम बोलते हैं। तो यही बताया गया कि इसमें एकांतर क्रम में एक या दो बंध लगे होते हैं। तो इसमें इसके लिए हमने देख लिया है कि ये कार्बन परमाणु है, इसके पास में क्या है, चार हाइड्रोजन परमाणु, एक दो दो ये चार हो गए। इसके लिए जब बात करेंगे तो इसमें देखेंगे एक ये हाइड्रोजन को दिखाई पड़ रहा है, दो ये बांट लगे हुए, तीन हो गया और एक ये ऊपर लगा हुआ, चार हो गया। फिर यहाँ देखेंगे इस कार्बन परमाणु के लिए तो दो ये हाइड्रोजन हो गए, एक ये तीन हो गया और एक ये क्या हो गया, चार हो गया। चार हाइड्रोजन परमाणु यहाँ भी हो गए। इसके लिए जब हम देखेंगे तो एक तो ये है, दो हो गया, ये तीन हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो अब इसके लिए देखेंगे तो एक, दो और दो ये चार हो गया। फिर इसके लिए जब देखेंगे तो दो, एक ये तीन और एक ये चार हो गया। बात क्लियर हो गई होगी कि जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो है आप एग्जांपल में इसके जो है देख रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बेंजीन का। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, C6H6 होता है। डेफिनेशन में आपको बताया गया कि इसमें 6 कार्बन परमाणु जो है वलय के रूप में स्थित होते हैं। तो षटकोण में, तो षटकोण हमने क्या किया, षटकोण में इसको 6 कार्बन परमाणु को स्थित कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, क्या किया, 6 हाइड्रोजन परमाणु है, तो प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया। 6 कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन थे, तो एक एक से जोड़ दिया। फिर हमने काउंट किया कि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए, लेकिन कितने हाइड्रोजन परमाणु आ रहे हैं, 3-3 हाइड्रोजन परमाणु प्रत्येक कार्बन के पास है। इसलिए हमने क्या किया, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा दिया। डबल बॉन्ड लगाने पर क्या हुआ कि प्रत्येक कार्बन के पास क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन परमाणु पूरे हो गए। इस तरीके से ये क्या बन गया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, ये तो बेंजीन का हमने देख लिया। अगला देखेंगे साइक्लोहेक्सेन की संरचना। साइक्लोहेक्सेन के देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन फार्मूला क्या होगा, C6H12। ये क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है। इसके लिए देखेंगे तो इसमें भी ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं कि मतलब इसमें क्या होता है, 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में षटकोण में स्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन परमाणुओं को वलय के रूप में षटकोण में व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये कार्बन हो गया, एक, दो, तीन, चार, 5 और ये 6 हो गया। ये C6 हो गया। H12 है, H कितना बेटा, 12 है, मतलब 12 कार्बन परमाणु इसमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। काउंट कर लेंगे, हाइड्रोजन 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 होंगे। अब देखेंगे प्रत्येक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन परमाणु है या नहीं है। इसके लिए देखेंगे, ये कार्बन है, यहाँ से देखेंगे 1 ये हाइड्रोजन हो गया, 2 आपको दिखाई पड़ रहा है, 4 हो गया। इसके लिए जब बात करेंगे तो 2, एक ये और एक ये 4 हो गया। इसके लिए देखेंगे तो 2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये 3 हो गया, एक ये 4 हो गया। इसके लिए देखेंगे तो 2 ये हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 हो गए। इसके लिए देखेंगे तो 2 आपको ये दिखाई पड़ रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके लिए देखेंगे तो ये आपको 2 दिखाई पड़ रहा है, ये बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 हो गए। और इसके लिए हमने देख लिया है कि 2 ये हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया। इस तरीके से ये क्या है, स्ट्रक्चर हो गया बेटा, साइक्लोहेक्सेन की संरचना हो गई।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।